हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं दो बार अपना नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि मैम आपका नाम क्या है, तो मैंने इसलिए बता दिया मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति शर्मा और मैं इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में मेरे पीछे दिख रहा होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में। आज से मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट राइटर्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे अब ये जो राइटर्स हैं ये मैं अलग अलग राइटर्स लेके चलूँगी। विलियम वर्ड्सवर्थ है और शैले, कीट्स, ये जितने भी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दीज राइटर्स और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। ये जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, आज ये एक सेगमेंट है बायोग्राफी। कल मैं आपको वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। सबसे पहले हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। ये रोमांटिक एज क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एक एज थी रोमांटिक एज से पहले, नियो क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, जिसमें जो जोर दिया गया था वो आर्टिफिशियलिटी पे बहुत ज़्यादा दिया गया था। मतलब क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करो, उनके स्टाइल को फॉलो करो, मगर उनके कंटेंट को मत फॉलो करो। और जो पोएम्स, जो भी वर्क लिखा जाए, दैट शुड बी वेरी रेस्ट्रिक्टेड। तो ये चीज़ से ना जो और राइटर्स थे वो थोड़े दिन में उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा थी वो दम तोड़ने लगी। तो उसके विद्रोह में आया था रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज का आगाज़ जो माना जाता है वो माना जाता है लिरिकल बैलेड्स को, जो कि आया था 1798 में और जिसे लाए थे विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है वो लेकर आए थे। तो चलिए रोमांटिक एज के जायंट, रोमांटिक एज के जिसे कहते चाहिए कि जिसकी वर्क से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, उन वर्ड्सवर्थ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बायोग्राफी है उनकी, तो देखिए इसमें बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था, दैट वाज ऑन 7th of April 1770 एट कॉकरमाउथ। 7 अप्रैल 1770 में उनका जन्म हुआ था। वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जो सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ उन्होंने एक हेरोल्ड किया था रोमांटिक लिटरेचर का। रोमांटिक एज की शुरुआत करी थी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो William Wordsworth made ordinary extraordinary and S.G. Coleridge made extraordinary ordinary। हाँ, इसका क्या मतलब है ये समझिए। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो साधारण को असाधारण बना देते थे और सैमुअल टेलर कॉलरिज असाधारण को साधारण बना देते थे। इसका मतलब है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स थी जिनमें नेचर साधारण था, जिन्होंने खुद भी कहा टू मी द मीनेस्ट फ्लावर कैन ब्रीथ, कि कैन गिव द थॉट्स, कि उनके लिए साधारण सी चीज़ भी असाधारण बन जाती थी। और सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये था कि
जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जिनको जो है कहना चाहिए सुपर नेचुरल थिंग्स को भी ऐसा बता देना कि लोग सोचे हाँ हाँ ऐसा होता होगा। और एक सैमुअल टेलर कॉलरिज से एक टर्म भी जो है वो जुड़ी हुई है जो आप लोगों ने सुनी भी हो, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो टर्म भी है दैट हैज़ बीन that is associated with S.T. Coleridge। willing suspension of disbelief मतलब whatever जो कुछ हो रहा है, जब ऑडियंस जो है मानती है कि हाँ जो लॉजिक नहीं लगाते whatever is happening, हाँ हो रहा है, सच में हो रहा है, वो तो दोनों के नेचर में इतना ज़मीन आसमान का अंतर होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ में मिलके लिरिकल बैलेड्स जो है वो उससे आगाज़ किया था रोमांटिक एज का, जिसमें कॉलरिज की पोएम जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर भी इसी तरीके की पोएम है जिसमें असाधारण और ये इसी तरीके की पोएम्स जो हैं वो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने, मैंने आपको बताया दोनों के की नेचर में, उनके लिखने के स्टाइल में क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस है, वर्ड्सवर्थ के मास्टरपीस माना जाता है प्रिल्यूड को। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड से भले ही शुरुआत करी हो लेकिन उनका मास्टरपीस माना जाता है, उनकी जो वर्क है प्रिल्यूड को माना जाता है। और वर्ड्सवर्थ जो है वो ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट भी रहे हैं। आपको पता है इनको पोएट लॉरिएट जब ये बन गए थे तो उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी इनको झेलना पड़ा था। अब क्या क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड्सवर्थ ने अचानक से 1843 में पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट कर ली और जबकि उन्होंने अपनी 1850 में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने बिल्कुल भी उस दौरान कोई पोएम नहीं लिखी। उनकी बेटी की मृत्यु होने के बाद डोरा की उन्होंने छोड़ दिया था, स्टैंड स्टिल पे आ गई थी उनकी पोएम्स। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट कर ली तो बहुत सारे जो रोमांटिक पोएट्स थे और उसके अलावा और भी जो पोएट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज करा। जैसे कि ब्राउनिंग ने उन्हें कहा था, ब्राउनिंग का कहना था उनके लिए, ब्राउनिंग ने उन्हें द लॉस्ट लीडर कहा था। लॉस्ट लीडर कहने का यही रीज़न था कि वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट कर ली थी, शेले ने मॉरल यनक, मतलब वर्ड्सवर्थ को ऐसा नहीं है कि केवल बहुत अच्छा ही सुनने को मिला, क्रिटिसिज्म भी बहुत जो है वो मिला, शेले ने कहा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउनिंग ने द लॉस्ट लीडर कहा, शेले ने मॉरल यनक कहा। तो ये भाई ऐसा है, कवि बनना इतना आसान काम तो होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये बायोग्राफी और इनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको सारे ये नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। नाउ वर्ड्सवर्थ के बारे में ही अभी और जानते हैं। ही इज़ द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कोक्सन, कि उनके मदर एंड फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कोक्सन। उनमें 5 बच्चों में ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। विलियम वर्ड्सवर्थ ये हो चुका है, कॉकामाउथ में उनका कम्बरलैंड में जन्म हुआ था 7 अप्रैल। वर्ड्सवर्थ के फादर जो हैं वो उन्होंने कभी हार्डली ही उन्हें पोएम्स पढ़ने के लिए कहा होगा और रेयरली टॉट हिम, लेकिन उनको शौक था मिल्टन, शेक्सपियर, स्पेंसर। तो वर्ड्सवर्थ ने अपने आप जो है वो पढ़ा और वर्ड्सवर्थ की शुरू से ही रुचि इन चीज़ों में जो है वो रही थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जब वर्ड्सवर्थ की एज 8 इयर्स थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई एंड जॉन वर्ड्सवर्थ ने विलियम वर्ड्सवर्थ को हॉक्शेड ग्रामर स्कूल में लैंकाशायर में भेजा। अब ये क्वेश्चन है, ये समवेयर आई रेड इट एज वेल, कि कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है
तो पढ़ाई जो करी है दैट इज़ हॉक्शेट ग्रामर स्कूल। हॉक्शेट ग्रामर स्कूल से उन्होंने पढ़ाई करी, और जब ही वॉज ओनली 8 years old, जब 8 ही साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कॉकरमाउथ में ही उन्होंने, जब उनकी मदर जिंदा थी तो उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया था, और इस स्कूल में वो मिले थे मैरी से, जो उनकी फ्यूचर वाइफ होने वाली थी, यानी कि चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी। हालांकि मैरी से पहले उनकी ज़िंदगी में एनेट वेलन जो हैं वो आ गई थी। तो चलिए ये तो थोड़ी और बातें करते हैं। अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था 1789 में, और वर्ड्सवर्थ अपने वॉकिंग टूर पे गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसमें भी वो किससे इन्फ्लुएंस थे, वो नारा था, एक स्लोगन था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। उन्हें ये लगा था कि फ्रांस के लोगों को अगर वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो शायद सभी लोगों को फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी प्राप्त हो सकती है। वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस गए थे तो वहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक फ्रेंच लड़की एनेट वेलन से, जिससे उनके रिलेशन थे, और बट ही हैड टू कम बैक टू इंग्लैंड। और एनेट वेलन के से उनके वर्ड्सवर्थ के एक बेटी भी हुई। बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपनी बेटी को नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पर अब लेकिन वर्ड्सवर्थ का जो फ्रांस का अनुभव था वो हमें देखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में और इवनिंग वॉक में। ये देखिए, ये फर्स्ट पब्लिश पोइट्री है 1793 में। ये आप देखिए, ये देखिए 1793 में उनके जो देखिए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये उनकी फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। जो मैंने आपको बताया अभी कि वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। वो फ्रांस गए, फ्रांस का जो उनका डिस्क्रिप्शन है फ्रांस के टूर का, और जो उनके वॉकिंग टूर का डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है किस में, एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में और इवनिंग वॉक में, जो कि आए थे। उनके फर्स्ट पब्लिकेशन है 1793 में। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ, देखिए वर्ड्सवर्थ कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के तो थे नहीं, तो वर्ड्सवर्थ को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उनके एक फ्रेंड जो है उनके लिए छोड़कर गए थे। 900 पाउंड्स जो है वो छोड़े थे, 900 पाउंड्स, जिनका नाम था रेज़ले कैलवर्ट, और इससे उन्होंने अपना पैशन यानी कि पोइट्री लिखने का पैशन जो है वो फॉलो कर पाए। जो विरासत उन्हें मिली, जो एक संपत्ति उन्हें मिली, उससे वो अपना कविता लिखने का अपना पैशन जो है वो फॉलो कर पाए। अब चलिए बात करते हैं सैमुअल कॉलरिज से मुलाकात हुई जब वर्ड्सवर्थ की, तो दोनों के बीच में अचानक से एक बॉन्डिंग हुई और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उन दोनों ने आपस में मिलकर लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा, और लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स थी। वो लिरिकल बैलेड्स जो आगाज़ माना जाता है रोमांटिक एज का, जिसमें 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 4 पोएम्स कॉलरिज की और 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जो मोस्ट फेमस पोएम है वो है टिंटन एबे। टिंटन एबे जो कि लिरिकल बैलेड्स का जो 1798 का एडिशन है उसकी लास्ट पोएम है टिंटन एबे, उनकी बहुत ही फेमस पोएम है। और राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर ये पहली है पोएम है उस कलेक्शन की, और लास्ट पोएम है टिंटन एबे। सेकंड एडिशन इसी का आया था लिरिकल बैलेड्स का 1800 में आया था। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार ऑफ एंड ऑन पूछे जाते हैं। फ्रॉम 17, अभी बात करते हैं वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही प्ले लिखा है, वर्स प्ले लिखा है, दैट इज बॉर्डरर्स।
बॉर्डरर्स एक ही, वर्ड्सवर्थ का एक ही प्ले है एंड दैट टू इज बॉर्डरर्स। और इन्होंने जो है ये एक ट्रेजिडी है जो कि किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के समय की है, जब इंग्लिश मैन ऑफ द नॉर्थ काउंटी वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश रोवर्स, कि जब हेनरी थर्ड के समय की कहानी है ये, जब इंग्लिश मैन जो हैं वो स्कॉटलैंड के लोगों के साथ, स्कॉटिश रोवर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। तो वर्ड्सवर्थ ने एक ही प्ले लिखा है और बॉर्डरर्स, उसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने कोई और प्ले नहीं लिखा। वर्ड्सवर्थ ने इस प्ले को चाहा था कि ये प्ले दिखाया जाए, स्टेज पे दिखाया जाए, मगर ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें नहीं लगता था कि ये प्ले ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगा। और प्ले जो है वो लिखा तो काफ़ी पहले गया था, बट इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1842, 1842 में ये प्ले पब्लिश हुआ। तो वर्ड्सवर्थ ने एक ही प्ले लिखा है बॉर्डरर्स, और वो बेचारा भी 1842 में पब्लिश हुआ। वर्ड्सवर्थ अपनी ज़िंदगी में एक बहुत लंबी पोएम लिखना चाहता था। आपको पता है वर्ड्सवर्थ जो है वो चाहते थे कि वो एक एपिक की तरह पोएम लिखना चाहते थे, जैसे जो एक ऐसी, अगर वाकई में वो पोएम कंप्लीट कर लेते तो शायद वो और सभी एपिक्स को पीछे छोड़ देती। तो देखिए ये वर्ड्सवर्थ प्लान बना रहे थे कि वो एक बहुत लंबी फिलोसॉफिकल पोएम लिखेंगे, जिस पोएम का नाम उन्होंने सोचा था कि वो रखेंगे रेक्लूज। ऑल्दो इट कुडंट गेट कंप्लीटेड, वो कभी पूरी हो ही नहीं पाई। 1798-99 में उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम स्टार्ट करी, जिसका नाम उन्होंने रखा था पोएम टू कॉलरिज। 1798-99 में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम स्टार्ट करी, जो वो कभी उन्होंने खुद ने नाम नहीं रखा उसका, उन्होंने उसका नाम रखा था पोएम टू कॉलरिज। उन्होंने सिर्फ कहा था पोएम टू कॉलरिज। 1804 में उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को बढ़ाना शुरू करा। हम यहाँ प्रिल्यूड की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1804 में उस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को बढ़ाना शुरू करा। चलिए तो जो यहाँ तक मैंने अभी आप लोगों को करवाया, तो एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ 1770 में उनका जन्म हुआ और 8 इयर्स के थे जब उनकी मदर की डेथ हुई। हॉक्सशेड स्कूल में पढ़ाई करी, घूमने के लिए वॉकिंग टूर पे गए, जो है फ्रांस एंड अदर प्लेसेस। ये जो डिस्क्रिप्शन है हमें डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में और इवनिंग वॉक में देखने को मिलता है। और he fell in love with Annette Wellen. He was very much influenced by the French Revolution. मगर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत जल्दी डिसहार्टेंड भी हो गए। वर्ड्सवर्थ ने एक ही प्ले लिखा है एंड दैट इज़ बॉर्डरर्स। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम ये बात कर रहे हैं ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, उन्होंने उसका नाम जो है वो उसे कहते थे पोएम टू कॉलरिज, और बाद में उन्होंने उनसे एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1805 में उन्होंने प्रिल्यूड को कंप्लीट कर लिया था। इट गॉट कंप्लीटेड इन 1805 इन 13 बुक्स। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। और उसके बाद उनके ब्रदर की मृत्यु हुई। वो 1807 में जो उनके ब्रदर की मृत्यु हुई थी, जॉन की जो मृत्यु हुई, उसने बहुत ज़्यादा वर्ड्सवर्थ पे प्रभाव डाला। और उन्होंने 1807 में अपनी पोएम का जो कलेक्शन निकाला जिसका नाम था 2 वॉल्यूम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, 2 वॉल्यूम्स। और 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन टॉमस एंड कैथरीन डाइड। वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी कोई स्मूथ ज़िंदगी नहीं थी। 1807 में उनका कलेक्शन आया, दैट इज़ 2 वॉल्यूम्स। उससे पहले उनके ब्रदर की मृत्यु हुई और उसी समय उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी हुई। इसी फॉलोइंग ईयर में उन्हें एक अपॉइंटमेंट मिला एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स एंड द 400 पाउंड पर ईयर इनकम मेड हिम फिनेंशियली सिक्योर। 400 पाउंड की उनकी जो सालाना इनकम थी उससे काफ़ी उनको फिनेंशियली सिक्योर बना दिया।
वर्ड्सवर्थ को एक ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री मिली थी सिविल लॉ में डरहम यूनिवर्सिटी से। ये है डरहम यूनिवर्सिटी से उन्हें मिली थी ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री इन सिविल लॉ, और यही डिग्री उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी मिलती थी। डरहम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी थी सिविल लॉ में। गवर्नमेंट ने उन्हें एक पेंशन दी थी 300 पाउंड पर ईयर की, और जब रॉबर्ट साउदे की मृत्यु हुई तो वर्ड्सवर्थ ने उन्हें साउदे की मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बन गए थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे बहुत से पोएट्स के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। पहले तो उन्होंने मना करा, फिर बाद में कहा चलो लिख कर लेता हूँ, पोएट लॉरिएट ही बन जाता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जब वर्ड्सवर्थ की डॉटर, एक मिनट, जब वर्ड्सवर्थ की डॉटर डोरा की मृत्यु हुई तो वो इतने ज़्यादा टूट गए थे कि उन्होंने पोएम्स लिखनी छोड़ दी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी प्लूरिसी से 23 अप्रैल 1850। आपको याद होगा 23 अप्रैल में ही शेक्सपियर की मृत्यु हुई, और इसी में ही जो है 23 अप्रैल को ही विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो देखिए, और विलियम वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में, जिस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया, दैट ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। उनकी विडो मैरी ने उनकी लेंदी पोएम को पब्लिश करा था, यानी कि प्रिल्यूड को पब्लिश किया था उनकी मृत्यु के बाद। और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज को उन्होंने पब्लिश किया था। प्रिल्यूड काफ़ी उनकी मृत्यु के बाद जो है उसे पब्लिश किया गया था। और हालांकि ये लोगों में एक इंटरेस्ट अराउज करने में बिल्कुल फेल रही थी ये, और बस इट हैज़ सिंस कम टू बी, बहुत काफ़ी समय बाद जाके उसे मास्टरपीस जो है वो माना गया। वो कहते हैं ना कि कुछ जब भी बहुत किसी भी वर्क को रिकग्निशन ज़रूरी नहीं है कि इंसान के जीते जी या उसके मरने के भी एकदम बाद ही मिल जाए, कई बार बहुत समय भी लग जाता है उस रिकग्निशन को प्राप्त करने में। तो उनकी जो वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, उनकी इतनी ज़्यादा जिससे उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वो पोएम जो उन्होंने 1798-99 में स्टार्ट करी, उसके बाद इट कुड नॉट गेट कम्प्लीट। वो 1805 में हुई भी थी, फिर वो पूरी तरीके से 1850 में उनकी मृत्यु के बाद उसे पब्लिश किया गया, वही पोएम टू कॉलरिज प्रिल्यूड के रूप में उनकी विडो ने जो है उसे पब्लिश करा। लेकिन उसको इतना एंथुसियास्टिक एक वार्म वेलकम जो है उसे वो नहीं मिला जो उसे बाद में मिला। विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, साइमन ली, द टेबल्स टर्न्ड, लूसी ग्रे, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, 3 years शी ग्रू। अब मैं इन्हीं में से कुछ पोएम्स आप लोगों को टुमारो वी विल डिस्कस सम ऑफ द पोएम्स, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये आज का केवल बायोग्राफी वाला पार्ट था। तो बायोग्राफी, किसी भी राइटर की बायोग्राफी जो होती है उसके बाद ही हम उसके वर्क्स पर बढ़ते हैं, और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कल विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ जो वर्क्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उनके बाद उनके पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।